हेलो एवरीवन। सो फाइनली जो है हमारा आज क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है बीकॉम का, एंड दिस इज द डे वन ऑफ क्रैश कोर्स। सो लॉन्ग अवेटेड मोमेंट फॉर यू। सो हमारा डेमो क्लास वाला जो सेक्शन है वो हम लोगों ने रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर के साथ खत्म किया। तो रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर के नाम पे हम लोगों ने जो है सारे डेमो वीडियोस बना डाले। आप लोगों ने डेमो क्लास होपफुली देख लिया होगा। अभी डेमो क्लास में हम लोग ना जानबूझ के कंटेंट डिटेल बनाते हैं ना, क्योंकि डिटेल्ड कंटेंट होगा तो पता चलेगा कि जो कंसेप्ट है वो कितने डिटेल में एक्चुअली हो सकते हैं। बट नाउ हमारा मुद्दा ये है कि आप लोगों को पास करवाना है अच्छे मार्क्स के साथ, और वो भी कम टाइम फ्रेम में। तो अब से जो क्लास का अप्रोच रहेगा वो रहेगा हाउ टू स्कोर फास्ट, हाउ टू स्कोर वेल एंड हाउ टू प्रिपेयर इन शॉर्ट टाइम। ठीक है। तो इसके लिए आसान सा चीज है कि हमारे पास जो है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कुछ हमारा ऐसा है कि आपका जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स में 2 चैप्टर्स से बस थियोरी, ऑलमोस्ट लाइक मेजॉरिटी थियोरी आता है। जो आपका चैप्टर 1 है इसमें आपका बेसिक कंसेप्ट्स प्लस रेसिडेंशियल स्टेटस, ये 2 चैप्टर मिला के जो है आपका अराउंड 15 मार्क्स का थियोरी बनता है। एंड जो चैप्टर 2 है आपका, दैट इज एग्रो इनकम एंड एग्जेम्प्टेड इनकम, ये मिला के जो है आपका 10 मार्क्स बनता है। तो बस ये 2 चैप्टर करके आप लोग जो है पासिंग मार्क्स से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। सर आपका जो वॉइस है बहुत अजीब सा आ रहा है, बेसिकली मेरे को सर्दी है, सो पार्डन माय वॉइस। सो ये 2 चैप्टर करके जो है आपको 25 मार्क्स आराम से मिल सकता है। आज के जो हमारे क्लास में जो है हम लोग बेसिक कंसेप्ट प्लस रेसिडेंशियल स्टेटस खत्म करेंगे। सो देयरफॉर ये क्लास करने के बाद यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ कि आप एग्जाम में लिख के 15 मार्क्स आराम से स्कोर कर पाओ। ठीक है ना। सो बाय द एंड ऑफ दिस क्लास यू विल बी एबल टू क्लेम 15 मार्क्स विदाउट मच स्ट्रेस। ओके, तो कॉन्फिडेंस के साथ जो है हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हम लोग आते हैं हमारे चार्ट पे। सर ये चार्ट, ये क्या चार्ट है सर? क्या ये चार्ट हम लोग को मिलेगा? आंसर इज यस, आप लोग को जो है ये चार्ट मिलने वाला है। बट पहले क्लास कर लेते हैं, फिर चार्ट जो है मैं आपको आपके जो कम्युनिटी है वहां पे मैं ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, एनोटेटेड चार्ट दूंगा, यानी कि जो भी मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ वो लिखने के साथ ही आपको मैं चार्ट दूंगा। ठीक है। चलिए, तो बेसिकली टैक्स सिस्टम इन इंडिया जो है वो 2 टाइप का है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। सर इतना तो हमें भी पता है, डिफरेंस क्या होता है ये बताइए। देखो, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में जो प्राइमा फेसी डिफरेंस है, यानी कि जो प्राइमरी डिफरेंस है वो क्या है कि डायरेक्ट टैक्स में टैक्स का बर्डन एंड पेमेंट दोनों किस पे होता है? दोनों एक बंदे पे होता है, सिंगल पर्सन। सर हम लोग भी सिंगल है तो वो रेलेवेंट नहीं है। सिंगल पर्सन यानी कि एक अकेला बंदा। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? बर्डन किसी और पे पड़ता है, यानी कि बोर्न कोई और करता है, पे कोई और करता है। सर समझाइए। आप लोग जब रेस्टोरेंट में जाते हो खाना खाने के लिए, है ना, आप लोग जब रेस्टोरेंट में गए, मान लेते हैं आप लोग गए हैं कहाँ पे, डोमिनोज गए। डोमिनोज जाके आप लोगों ने जो है पिज्जा का ऑर्डर दिया और आपने पिज्जा खाया, और खाने के बाद आपके बिल में पिज्जा के अमाउंट यानी कि 500 रुपीज प्लस जीएसटी 5%, 500 रुपीज प्लस 5% जीएसटी है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो 5% जीएसटी है ये क्या आप डायरेक्टली जाके गवर्नमेंट को देते हो? आप क्या डायरेक्टली जाके बोलते हो कि गवर्नमेंट जी ये है हमारा 5% जीएसटी का अमाउंट, आप ये रख लो, हम लोग आपको डायरेक्टली जीएसटी देंगे? आंसर इज नहीं। आप ये 500 प्लस 5% जीएसटी का अमाउंट जो आपका इनवॉइस वैल्यू होता है, ये आप किसको देते हो? आप देते हो डोमिनोज को। तो ये जो है टैक्स पेमेंट ये करेगा गवर्नमेंट को। ये डोमिनोज जो है ये जाके फ्यूचर में टैक्स का पेमेंट करेगा, जीएसटी किसको? गवर्नमेंट को। तो आपने टैक्स किसको दिया? डोमिनोज को। और गवर्नमेंट को टैक्स किसने दिया? डोमिनोज ने। तो जीएसटी का बर्डन किस पे पड़ा? आपके ऊपर। और जीएसटी का पेमेंट किसने करा? डोमिनोज ने। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि द टैक्स इज बोर्न बाय यू, बट द पेमेंट ऑफ सच जीएसटी हैज बीन डन बाय डोमिनोज टू द गवर्नमेंट। देयरफॉर बर्डन एंड पेमेंट इज डन बाय 2 सेपरेट पर्सन। तो इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स में ये जो है प्राइमा फेसी डिफरेंस है।
ठीक है सर। तो सर क्या आज आप इनडायरेक्ट टैक्स भी पढ़ेंगे? नहीं, ये बस मैं आपको कॉमन सेंस के लिए बता रहा था। हमारा आज का मुद्दा जो है दैट इज एक्सक्लूसिवली डीलिंग फ्रॉम अपना डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स में आप लोग जानते हो कि डायरेक्ट टैक्स में सबसे पहले वो बंदा होता है जो टैक्स देता है। तो अगर आसान शब्दों में कहें तो एसएससी वो होता है जो कि टैक्स देता है। तो सर इतना आसान तो डेफिनेशन क्यों दिया? अरे देखो दादा, टैक्स पेयर, एसएससी वो होता है जो टैक्स पे करता है। तो सर इतना बड़ा डेफिनेशन किस चीज का है? ये डेफिनेशन जो है ये आपके एग्जाम में आएगा और आप एसएससी का मतलब बस टैक्स पेयर लिख के मत आना, ये डेफिनेशन लिखना। तो सर एक बार डेफिनेशन डिस्कस करेंगे? हाँ जी जरूर डिस्कस करेंगे। तो देखो, हाँ, सबसे पहला बात ये क्या बोला आपको कि पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर दिस एक्ट। यानी कि इनकम टैक्स के अंदर कोई भी पर्सन जो है, कोई भी पर्सन जो है या फिर एनी अदर सम ऑफ मनी या कोई भी टैक्स पेबल है, यानी कि टैक्स पेबल आई बाय अ पर्सन। अब ये इंटरेस्ट एनी सम पेबल में एक तो टैक्स का पैसा हो गया, दूसरा पेनल्टी या इंटरेस्ट हो गया। यानी कि सर मैंने लास्ट ईयर इनकम टैक्स रिटर्न लगाया था और मैं इस साल जो है इनकम टैक्स रिटर्न लगाना भूल गया, तो बेसिकली आपको 1000 रुपए का पेनल्टी लगेगा। तो सर ऐसे तो मेरा टैक्स लायबिलिटी 0 है, बट मेरे को पेनल्टी देना होगा 1000 रुपए का। हाँ, तो इस केस में भी जो है आप क्या बन गए? आप एसएससी। ठीक है, दूसरा केस क्या है कि एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन। प्रोसीडिंग शब्द का मतलब जानते हो? प्रोसीडिंग शब्द का मतलब होता है लॉ सूट, यानी कि कोई केस चल रहा है इसके ऊपर। तो वो भी कौन है? वो भी हमारा एसएससी है। तीसरा कौन है? पर्सन is who is accessible in respect of income or loss of another person। income और loss of another person, ये बेसिकली क्लबिंग का बात कर रहे हैं। ये बेसिकली क्लबिंग का बात कर रहे हैं। आप लोग के अगले सेमेस्टर में यानी कि सेमेस्टर 4 में एक चैप्टर है क्लबिंग ऑफ इनकम। इसमें आप देखोगे कि कभी कभी क्या होता है इनकम टैक्स में कि दूसरे की इनकम के ऊपर किसी दूसरे को टैक्स देना होता है। सर ऐसा भी होता है? हाँ जी ऐसा भी होता है। इसको बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम, जो क्लबिंग के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। ठीक है, क्या होता है जस्ट एक बार जान के रख लो, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में डिटेल में चर्चा करेंगे। फोर्थ में क्या बोल रहा है कि एवरी पर्सन इज डीम्ड टू बी एन एसएससी। एक देखो डीम्ड एसएससी बोल के भी केस, यानी किसी किसी केसेस में इनकम टैक्स वाला खुद बोल देता है कि आप एसएससी है तो आपको एसएससी बनता है। नंबर 4 देखो, एसएससी इन डिफॉल्ट। एसएससी इन डिफॉल्ट वो होता है जो कि कोई डिफॉल्ट इन पेमेंट करता है, या तो टैक्स कलेक्ट कर लिया, पेमेंट नहीं किया, या फिर टैक्स का पेमेंट स्किप कर गया, टैक्स इवेड कर गया। ये लोग कौन होता है? ये लोग एसएससी इन डिफॉल्ट है। तो ये 5 कैटेगरी के लोग जो है वो कौन होते हैं? एसएससी होते हैं। ये पांचों में से अगर आप कोई भी एक फॉल करते हो तो आप बन जाओगे क्या? एसएससी। जनरली हम लोग एसएससी तब बनते हैं जब हमारा टैक्स लायबिलिटी अराइज करता है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हर शब्द, हर लाइन में शब्द लिखा है पर्सन, दिख रहा है? अभी आप लोग जिन्होंने बेसिक कंसेप्ट देखे, अभी ये लेक्चर मैं ऐसे बना रहा हूँ कि जो लोग फर्स्ट बार ये देख रहे हैं उनको भी समझ में आ जाए, बट जिन्होंने डेमो क्लास देख के आए, जो लोग डेमो क्लास देख के उनको पता है कि पर्सन कौन होता है, बट फिर भी मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि पर्सन कौन होता है। देखो, तो भाई पर्सन एज पर इनकम टैक्स एक्ट वी मीन एन इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई। एचयूएफ क्या होता है सर? एचयूएफ होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वो होता है, मान लो जो हिंदू लॉ से गवर्नड है, यानी कि सर अगर हिंदू लॉ से जो गवर्नड है, यानी कि सर मारवाड़ी हाँ, बिहारी हाँ, उसके बाद गुजराती हाँ, जैन हाँ, ये सारे लोग क्या है? ये लोग हिंदू लॉ से गवर्नड है। तो अगर हिंदू लॉ से गवर्नड कोई फैमिली है जिनका कोई अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है, जिनका कोई अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी, अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी मतलब कोई कॉमन प्रॉपर्टी जिसके बेसिस पे जो है, जिसका वो ओनरशिप शेयर करते हैं और जिसके हेल्प से वो जो है बिजनेस करने वाले, तो अगर कोई फैमिली भी ब्लड रिलेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी ऐसा फैमिली जो कि हिंदू लॉ से गवर्नड है, जिनका कोई अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है, वो लोग मिलकर बिजनेस चला रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलेंगे। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक फैमिली है मिस्टर ए का, मिसेस ए का, एंड उनका लड़का जो है ए जूनियर, उनका लड़का है ए जूनियर। तो ये तीनों जो है मिलके, और तीनों जो है मिलके एक एचयूएफ बनाएंगे। ठीक है, एओपी बीवाई क्या होता है सर? एओपी मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एओपी मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एंड बीओआई मतलब क्या होता है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो सर फुल फॉर्म तो हमें भी पता था, आगे बताइए। देखो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब क्या होता है? जब डिफरेंट पर्सन, अब डिफरेंट पर्सन बोलो, डिफरेंट इंडिविजुअल नहीं बोलो। यानी कि मान लो एक फर्म प्लस
एक अपना इंडिविजुअल है या फिर कोई कंपनी, ये तीनों मिलके एक कॉमन बिजनेस चला रहे, एक कॉमन अर्निंग सोर्स इनका है, एक कॉमन गोल है, अर्निंग गोल। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, दिस इज अ एओपी। सर एओपी का एग्जांपल होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, तो सर बीओआई क्या होता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। जैसा बोला है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि यहाँ पे अलग अलग बस इंडिविजुअल ही, अलग अलग इंडिविजुअल एक साथ मिलके क्या करते हैं, बिजनेस चलाते हैं, एक साथ मिलके क्या करते हैं, बिजनेस चलाते हैं। तो सर एओपी बीओआई में डिफरेंस क्या हुआ, एओपी बीओआई में डिफरेंस सिंपल है। डिफरेंस क्या है कि इन केस ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, any class of person can come together and work to earn, यानी अर्निंग गोल होना चाहिए। any class of person, be it a firm, be it an individual, be it दो इंडिविजुअल एक फर्म, या फिर कोई भी कॉम्बिनेशन जो आपको सही लगे। बट इन केस ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ओनली इंडिविजुअल्स कैन कम टुगेदर एंड रन अ बिजनेस। समझ में आ रहा है सर? कंपनी क्या होता है, जो कंपनीज एक्ट से गवर्नड है, इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। फर्म क्या होता है सर, पार्टनरशिप फर्म के बारे में आपको पता है। एलएलपी क्या होता है सर, एलएलपी होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एलएलपी क्या होता है सर, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है सर, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप फर्म होता है जिसका लायबिलिटीज लिमिटेड होता है। तो सर पार्टनरशिप लिमिटेड होता है, इसका क्या लायबिलिटी लिमिटेड होता है, इसका मतलब क्या होता है सर? तो देखो समझाते हैं। अगर कोई नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म है जो एलएलपी नहीं है, यानी कि उसका तो उसके केस में क्या होगा, पार्टनर्स का जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होगा। अनलिमिटेड मतलब मान लो अगर पार्टनरशिप फर्म, मान लेते हैं, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है ए बी एंड एसोसिएट्स। ठीक है, इसने जो एक लोन लिया है 10 लाख का। अभी पार्टनरशिप फर्म का जो नेटवर्थ है वो 5 लाख का है, यानी कि पूरा एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज, ओवर करेंट लाइबिलिटीज करके जो है 5 लाख का रुपीज ही रियलाइज हो पाएगा। यानी नेटवर्थ ना बोल के हम लोग बोलते हैं कि टोटल एसेट्स जो है 5 लाख का ही है। तो यानी कि क्या हुआ कि इसने लोन लिया 10 लाख का, बट इसका टोटल एसेट्स 5 लाख का है। यानी अगर ये डिफॉल्ट करता है तो डिफॉल्ट के केस में क्या होगा कि अगर इसका सारा एसेट्स बेच दिया जाए फिर भी जो है बस 5 लाख ही रिकवर हो पाएगा। तो इसके केस में जो लेंडर्स है, ये the lenders can claim over the personal assets of the partner. In this case क्या होगा, lenders can claim personal assets इसका, पार्टनर्स का। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो सर एलएलपी के केस में क्या लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होता है, यानी कि आंसर इज नो। In case of LLP, the liability is limited to the share of their profits. यानी कि उससे ज्यादा जो है आप क्लेम नहीं कर पाओगे। यानी कि ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज इन केस ऑफ LP, बट इन केस ऑफ फर्म ओनर एंड बिजनेस आर नॉट टू सेपरेट लीगल एंटिटीज। यानी कि अगर बिजनेस का कोई डेट है एंड बिजनेस का एसेट्स बेच के उसको आप चुका नहीं पा रहे हो, तो द लेंडर्स कैन क्लेम ओवर द पर्सनल एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स। दिस इज कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो ये डिफरेंस होता है फर्म और एलएलपी के केस में। एलए क्या है सर, एलए मतलब होता है लोकल अथॉरिटी। सर लोकल अथॉरिटी मतलब पंचायत, लोकल अथॉरिटी मतलब म्युनिसिपैलिटी एक्सेट्रा। ठीक है, एजेपी मतलब होता है आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। एजेपी मतलब कौन होता है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। सर आप इतना चार्ट में लिख रहे हैं, सर आपको सर हम लोग को चार्ट मिलेगा ना? आंसर इज यस, मिलेगा चार्ट, टेंशन मत लो। तो एक ही बार चार्ट लेना, सारा समराइज चार्ट बना देना है, जिससे जो है आप आराम से रिकैप कर पाओ। ठीक है, तो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन होता है एजेपी। तो सर इसका एग्जांपल दीजिए। इसका एग्जांपल सिंपल है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन का एग्जांपल हो गया आपका कॉलेजेस, आपका यूनिवर्सिटीज, इसके अलावा जो है हॉस्पिटल्स वगैरह, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ये सारा क्या है अपना आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है। यानी कि दे आर पर्सन रिकॉग्नाइज्ड इन द आइज ऑफ लॉ। तो पर्सन कौन होता है, पर्सन होता है इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई
यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ये पर्सन होते हैं। तो सर पर्सन बन के क्या करें, हम लोग कौन से पर्सन में आते हैं, हम लोग कौन से पर्सन आते हैं, हम लोग बनते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मीन नेचुरल पर्सन। तो सर एजेपी कौन होता है, एजेपी जो होता है वो नॉन नेचुरल पर्सन होता है, ठीक है। नेचुरल पर्सन हम आप समझ रहे हैं ना भावनाओं को, हाँ। तो सर पर्सन क्या करते हैं, सर पर्सन जो है वो लोग टैक्स पे करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि एसएससी तो पर्सन ही होता है ना, एसएससी इज हु, एसएससी इज जस्ट अ पर्सन। एंड आपको पता है कि एसएससी ही टैक्स देता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पढ़ के आए ना कि ये लोग टैक्स देते हैं। अल्टीमेटली हम लोग ये बोल सकते हैं कि पर्सन जो है वो क्या करता है, वो टैक्स देता है। पर्सन जो है क्या करता है, टैक्स देता है। तो सर ये जो टैक्स देगा किस चीज पे देगा, अब सवाल बहुत अच्छा है, टैक्स जो देगा वो किस चीज को देगा। पर इससे पहले हम आपको ये सवाल पूछते हैं कि सर ये जो टैक्स देगा पर्सन वो किस चीज पे देगा और कब देगा। तो कब देगा का आंसर हम पहले देगा और किस चीज पे देगा का आंसर हम बाद में देते हैं। तो व्हेन का आंसर पहले देते हैं आपको। ये जो पर्सन है ये टैक्स देते हैं असेसमेंट ईयर में। अभी जिन्होंने हमारा डेमो क्लासेस देखा है उनको पता है कि असेसमेंट ईयर क्या होता है, बट मैं फिर भी बताता हूँ। देखो बेसिकली जो हमारा टैक्स का कंप्यूटेशन होता है कब कैसे होता है कि हम लोग एक पर्टिकुलर फिनेंशियल एक पर्टिकुलर पीरियड में हम लोग क्या करते हैं, इनकम अर्न करते हैं, एंड जस्ट उसके नेक्स्ट पीरियड में हम लोग टैक्स का पेमेंट करते हैं। यानी कि हम लोग एक पीरियड में क्या करते हैं, इनकम अर्न करते हैं, एंड नेक्स्ट पीरियड में हम लोग क्या करते हैं, उस अर्नड इनकम पे हम लोग क्या करते हैं, टैक्स देते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर और इसको हम लोग बोलते हैं असेसमेंट ईयर। इतना आसान है सर, हाँ इतने आसान है। यानी कि अगर आपको सैलरी मिल रहा है, आपको सैलरी मिला मान लो 1/4/2023 से 31/3/2024 तक रुपीज 15 लाख रुपए। तो इसका टैक्स आप कब दोगे, आप टैक्स दोगे इसका कब, 1/4/2024 को से 31/3/2025 में। तो इसके केस में क्या होगा कि आपका असेसमेंट ईयर ये बन जाएगा आपका प्रीवियस ईयर और ये बन जाएगा आपका असेसमेंट ईयर। यानी कि जिस साल आपका टैक्स का असेसमेंट हुआ वो हो जाएगा आपका असेसमेंट ईयर, और जिस साल आपने इनकम कमाया वो हो जाएगा प्रीवियस ईयर। तो डेफिनेशन क्या दिया, बोला कि प्रीवियस ईयर इज अ पीरियड जस्ट प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर। यानी कि सर असेसमेंट ईयर क्या हुआ फिर, तो असेसमेंट ईयर देखो यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, असेसमेंट ईयर मीन्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। यानी कि सर असेसमेंट ईयर हर वक्त 12 मंथ्स का होगा, आंसर इज यस। असेसमेंट ईयर हर वक्त जो है 12 मंथ्स का होगा, कमेंसिंग ऑन 1st डे ऑफ अप्रैल। यानी कि 1 अप्रैल को जो है ये स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल को ये स्टार्ट होता है एंड खत्म कब होता है, 31 मार्च को। अभी ये जो है बोलो इट इज द ईयर जस्ट आफ्टर प्रीवियस ईयर, जस्ट आफ्टर प्रीवियस ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर के जस्ट आफ्टर, उसके बाद में, ठीक है, आफ्टर प्रीवियस ईयर। इस साल में हम लोग क्या करते हैं, इन विच इनकम अर्न इन द प्रीवियस ईयर इज चार्ज टू टैक्स। यानी कि असेसमेंट ईयर में हम लोग टैक्स चार्ज करते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी आप लोगों को दे दिया है, इससे क्लैरिटी है। ये असेसमेंट ईयर 24-25 ईयर विच कमेंसेस ऑन अप्रैल 24 एंड ये देखो, तो इनकम अर्न इन द प्रीवियस ईयर 23-24 का टैक्स आप दोगे कब, असेसमेंट ईयर 24-25। समझ में आया। तो सर असेसमेंट ईयर 12 महीने का होता है, प्रीवियस ईयर कितने महीने का होता है, अब देखो डिपेंड करता है। प्रीवियस ईयर 12 महीने का हो सकता है, बट प्रीवियस ईयर जरूरी नहीं है हर वक्त 12 महीने का हो। सर ये क्या बात कर रहे हैं, समझाते एक बार हम ये मिटाते हैं, ठीक है ना। ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम दोबारा लिख के फायदा नहीं है। ठीक है लिखते हैं। ये इंक अच्छा नहीं लगा, मजा नहीं आया। प्रीवियस ईयर may or may not be of 12 months प्रीवियस ईयर may और may not be of 12 months। तो प्रीवियस ईयर जरूरी नहीं है कि 12 महीने का होगा। किस केस में, केस 1, इन केस ऑफ
न्यूली सेटअप बिजनेस। केस 2, अर्निंग स्टार्ट्स इन द मिड ऑफ द ईयर मतलब सर मान लो एक नया बिजनेस सेटअप हुआ, कितने तारीख को, लेट्स से 31 दिसंबर को, नहीं मान लेते हैं 31 नवंबर को। सर 31 नवंबर डेट होता है क्या? नहीं होता है। 30 नवंबर को मान लो बिजनेस सेटअप हुआ। तो बिजनेस अगर सेटअप हुआ है 30 नवंबर को, तो अब कैसे, तो उसका ऑब्वियसली इनकम आना स्टार्ट होगा 30 नवंबर से। और ये कब तक आएगा? ये आएगा आपका 31। हम लोग जो है कोई भी प्रीवियस ईयर, देखो प्रीवियस ईयर स्टार्ट कब होगा ये रिलेवेंट नहीं है, प्रीवियस ईयर खत्म तो 31 मार्च को ही होगा, क्योंकि हम लोग जो है हर फाइनेंशियल ईयर जो है पकड़ते हैं 1/4 से 31/3 तक। तो जरूरी नहीं है प्रीवियस ईयर हर वक्त जो है स्टार्ट होगा 1 अप्रैल को, क्योंकि अगर बिजनेस ही स्टार्ट हुआ है लेट से इन द मिडिल ऑफ द ईयर, तो प्रीवियस ईयर कैसे 1/4 से स्टार्ट हो सकता है? तो मैं यहाँ पे आपको एक थंब रूल दे देता हूँ कि थंब रूल है प्रीवियस ईयर स्टार्ट्स when source of income starts। तो प्रीवियस ईयर तब ही स्टार्ट हो जाएगा जब आपका सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट होगा। तो इन दोनों के केस में देखो, अगर यहाँ पे बिजनेस 30/11 को सेटअप हुआ तो सोर्स ऑफ इनकम कब स्टार्ट हुआ? 30/11 को सेटअप हुआ। देयरफॉर आपका प्रीवियस ईयर भी जो है वो 30/11 को ही स्टार्ट होगा। खत्म कब होगा? खत्म तो हमेशा 31 मार्च को ही होगा सर। तो सर अगर पहले साल प्रीवियस ईयर 30/11 को स्टार्ट हुआ तो सर अगले साल भी प्रीवियस ईयर 30/11 से स्टार्ट होगा कि? आंसर इज नो। पहली बार जो है आपका प्रीवियस ईयर कभी से भी स्टार्ट हो सकता है, बट फ्रॉम द कंसेक्यूटिव ईयर, फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर, वो हमेशा जो है पीरियड होगा 1/4 से 31 तक। आई होप मैंने आपको समझा दिया। तो इन अ नटशेल आप इनकम अर्न करते हो प्रीवियस ईयर में, आप टैक्स देते हो असेसमेंट ईयर में। हम लिख देता है इनकम अर्नड कब? प्रीवियस ईयर में, एंड टैक्स पेड कब? असेसमेंट ईयर में। समझ में आया? तो मेरे को बताओ कि मेरे को ये बताओ कि अपना 1/4/2024 से 31/3/2025 अगर ये हमारा प्रीवियस ईयर है, यानी कि देखो अभी तक तो 31/25 आया नहीं, यानी कि हम लोग अभी भी इनकम अर्न कर रहे हैं। कब तक करेंगे? हम लोग करेंगे 31/3/2025 तक इनकम अर्न करेंगे। तो मेरे को तो इस इनकम का टैक्स कब देंगे? अगले साल। तो हमारा अगर प्रीवियस ईयर 1/4/24 से है तो असेसमेंट ईयर कब होगा? असेसमेंट ईयर होगा हमारा 1/4/2025 से लेके 31/3/2026 तक। समझ में आया? यानी कि प्रीवियस ईयर के जस्ट बाद होगा आपका असेसमेंट ईयर, या फिर बोल लो असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले होगा क्या? प्रीवियस ईयर। तो ऐसा आपको जो है चिंदी सवाल एग्जाम में पूछ सकता है। अच्छा, यहाँ पे भी जो है आपको सिली क्वेश्चंस पूछ सकता है कि मेरे को आप बताइए। मैं यहाँ पे एक छोटा सा सैंपल करके दिखा देता हूँ। पर्सन के केस में आपको बोलेगा कि आप बताइए, आप बताइए ए फैमिली ऑफ मिस्टर ए, मिसेस ए एंड जूनियर ए, ये क्या है? तो आपको पता है ये क्या है? HUF है। आपसे ये पूछेगा कि AB एंड एसोसिएट्स, ये क्या है? तो ये क्या है? हमारा पार्टनरशिप फर्म है। तो इसको हम लोग कौन से कैटेगरी में डालेंगे? फर्म के कैटेगरी में डालेंगे। अच्छा, आपसे पूछ सकता है कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये क्या है? तो आप लोग इसको बोल सकते हो कि ये है हमारा लोकल अथॉरिटी। आपसे पूछेगा कि ए लिमिटेड क्या है? तो आप बोलोगे कंपनी। आपसे पूछेगा मिस्टर ए क्या है? तो आप बोलोगे इंडिविजुअल। ऐसा करके आपको उटपटांग सवाल पूछेगा, ठीक है? तो ये सब सवाल में फंसना मत, कॉमन सेंस लगाना। मैंने सबका मतलब बताया आपको। और ये लेक्चर खत्म के साथ ही मैंने आपको एक नोट भी दूंगा, डिस्क्रिप्टिव नोट। वहां पे क्वेश्चन आंसर डिटेल में लिखा होगा। वैसे तो मैंने इस चार्ट को ही काफी डिटेल बनाया, बट वो नोट में प्रॉपर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिखा होगा, जिससे आप एग्जाम से पहले जो है या तो चार्ट देख लो, या तो नोट देख लो, या तो दोनों देख लो। इट्स लाइक चेरी ऑन टॉप। तो ऐसे पटंग सवाल आपसे पूछेगा। अच्छा, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि मान लो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? तो आप यहाँ पे बोलना क्या? कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ एसोसिएशन ऑफ पर्सन। आपसे पूछ सकता है कि A, B एंड C जो है स्टार्ट बिजनेस, ये बिजनेस स्टार्ट किया,
तो ए बी सी इंडिविजुअल है, तो ये क्या हो जाएगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ऐसा सिली क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो एग्जाम में जो है आप ये टैकल कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, सर आपने तो ये बता दिया इनकम पे टैक्स कब देना है, पर आपने ये बताया ही नहीं कि इनकम आएगा कहां से। ये लो आपने बताया दे विल पे टैक्स, टैक्स देंगे, कब देंगे ये बताया, किस चीज पे देंगे आपने बताया ही नहीं। तो देखो हम लोग इनकम तो बहुत सोर्सेस से करते हैं, हम लोग इनकम बहुत सोर्स से अर्न करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। मतलब मान लो हमारे पास मिस्टर एक्स है, ठीक है, मिस्टर एक्स जो है इसका घर रेंट पे दिया हुआ है, ये रेंटल इनकम अर्न करता है। ये जो है ड्रीम 11 पे बेटिंग करता है, ये ड्रीम 11 पे बेटिंग करता है। इसका जो है एफडी भी किया हुआ है, एफडी इंटरेस्ट कमाता है। इसके बाद मिस्टर एक्स जो है ट्यूशन भी पढ़ाता है। इसके बाद जो है मिस्टर एक्स को सैलरी भी मिलता है। अदर देन दैट मिस्टर एक्स जो है अपना क्या बोलते हैं गाड़ी वाड़ी चलाता है, कैब चलाता है। इसके बाद मान लेते हैं मिस्टर एक्स जो है क्या करता है, और क्या करता है, मिस्टर एक्स जो है इस साल अपना शेयर्स भी बेच दिया, शेयर सेल किया। मिस्टर एक्स बहुत कमाता है भाई, इतना पैसा है ना इसके पास, इतना पैसा है कभी कभी लॉटरी से भी जीत जाता है, लॉटरी इनकम। तो सोर्स ऑफ इनकम कैन बी अनलिमिटेड, आप अलग अलग चीजों से पैसा कमा सकते हो। सोर्स ऑफ इनकम इज नथिंग बट आप पैसा कहां से कमा रहे हो। It is the origin from where the income arises. It can be n number of possibilities. कुछ भी हो सकता है। तो source of income can be any number of income जहां से any number of sources जहां से आपको पैसा आ रहा है। But heads of income are only 5. यानी कि ये सारे classes of income को मान लो अगर सोर्स आप 10, 12, 15, 20, 30 सोर्सेज से पैसा कमा रहे हो, मल्टीपल बिजनेसेस हो ही सकते हैं। बट उसको टैक्स कैसे करेंगे हम लोग इनकम टैक्स में, अंडर 5 हेड्स, अंडर 5 हेड्स हम लोग जो है टैक्स करेंगे। तो सोर्स ऑफ इनकम कैन बी अनकाउंटेबल बट हेड्स ऑफ इनकम आर ओनली 5। ईच सोर्स ऑफ इनकम इज क्लासिफाइड अंडर रेस्पेक्टिव हेड ऑफ इनकम। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, देखो जैसे कि ये जो है ये सैलरी, ये चला जाएगा हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। मैं इसको इंक चेंज करके लिख देता हूँ, ये चला जाएगा अपने इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में। ये रेंटल इनकम चला जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में, ठीक है। ये कैब चला के पैसा कमा रहा है तो ये जो है प्रोफेशन में चला जाएगा। ड्रीम 11 से पैसा कमा रहा है, ये अदर सोर्सेज में चला जाएगा। शेयर बेचा, ये कैपिटल गेन में चला जाएगा। लॉटरी इनकम जो है अगेन अदर सोर्सेज में चला जाएगा। ट्यूशन फीस जो है ये अगेन अदर सोर्सेज में चला जाएगा। एफडी इंटरेस्ट जो है ये अगेन जो है अपना अदर सोर्सेज में चला जाएगा। तो ये इतना तरीके का इनकम जो है ये हो सकता है, सोर्सेज ऑफ इनकम इतना हो सकता है। बट देखो आएगा हमेशा 5 हेड्स ऑफ इनकम के अंदर ही, यानी कि सोर्सेज ऑफ इनकम कैन बी अनलिमिटेड बट द हेड्स ऑफ इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट आर ओनली 5, ठीक है। तो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम आर कैटेगराइज अंडर रिस्पेक्टिव हेड्स। वो रिस्पेक्टिव हेड्स क्या है, वो रिस्पेक्टिव हेड्स है आपका इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी में जो है देखते हैं कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप कहाँ है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप कहाँ है, रिलेशनशिप, और इसके केस में जो है सैलरी मिलता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं रेंट अर्निंग कैपेसिटी, रेंट अर्निंग कैपेसिटी, फिर इसके बेसिस पे जो है इनकम टैक्स लगता है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में हम लोग देखते हैं कैपिटल असेट, कैपिटल असेट बेच के, कैपिटल असेट क्या होता है सर, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फिक्स्ड असेट मान लो। ऐसे तो ये गलत बात है, बहुत गलत बात है, बट अभी के लिए आप मान लो कि एक तरीके का फिक्स्ड असेट होता है। वैसे होता नहीं है ये, बट मान लो। मैं आपको जब कैपिटल गेन कराऊंगा, कैपिटल गेन का मैराथन, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैपिटल असेट होता क्या, ठीक है। कैपिटल असेट सेल करके अगर आप कुछ पैसा कमाते हो तो दैट इज कैपिटल गेन। अदर सोर्सेस लास्ट में रखते हैं इसको, प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस ऑफ, या आप कोई बिजनेस रन करते हो या आपका कोई प्रोफेशन है, यहाँ से आप कुछ पैसा कमा रहे हो, तो ये जो है बिजनेस प्रोफेशन के हेड में आ जाएगा। और अदर सोर्सेस यानी कि जो कोई नहीं, जो किसी हेड में नहीं आया वो आईफोस में आया, यानी कि इनकम विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी अदर हेड, यानी कि जो कहीं नहीं आया वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा आईफोस में जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा 5 हेड्स ऑफ इनकम है, उसमें क्या क्या आता है मैंने आपको बता दिया। अच्छा
सोर्सेज ऑफ इनकम हम लोग डिफरेंस कर रहे थे। सोर्सेज ऑफ इनकम में देयर इज नो सच प्रोविजन फॉर सोर्सेज ऑफ इनकम, बट हेड्स ऑफ इनकम में देखो अलग अलग हेड में अलग अलग कंप्यूटेशन के टेक्निक्स दिए हुए, अलग अलग हेड्स में जो है अलग अलग कंप्यूटेशन के टेक्निक्स दिए हुए। तो हम लोग मैं पढ़ाऊंगा आपको मैराथन में, तो सारा कुछ कवर्ड होगा। ऐसे ही चार्ट्स बना के हम लोग एक चार्ट और एक चैप्टर कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद सोर्सेज ऑफ इनकम रेफर्स टू द ओरिजिन फ्रॉम वेयर सच इनकम अराइजेस। सोर्सेज ऑफ इनकम रेफर्स टू द ओरिजिन फ्रॉम वेयर सच इनकम अराइजेस, but in case of heads of income it is a mere classification of what various sources of income, यानी कि आप अलग अलग sources of income को classify करते हो into 5 heads of income। तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे there are 5 heads of income, यानी कि salary, house property, capital gain, other sources and PGBP, यानी कि profits and gains from business and profession। तो ये सारे हेड्स के इनकम को अगर आप मिला दो ना, इन सबको अगर ऐड कर दो, तो जो इनकम आता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रॉस टोटल इनकम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। ग्रॉस टोटल इनकम कंप्यूटेशन का आसान है कि इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज एंड पीजीबीपी, ये सारे को ऐड कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम से हम लोग चैप्टर 6A का डिडक्शंस माइनस करते हैं। चैप्टर 6A का डिडक्शन इज नथिंग बट ये कुछ खर्चे हैं जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज, यानी कि गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आप ये खर्चे कर रहे हो तो आप इस खर्चे से अपना इनकम को कम करके दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये वो खर्चे हैं जिससे आप अपने इनकम को कम करके दिखा सकते हो। तो आपका इनकम कम यानी कि टैक्स कम, तो ये चैप्टर 6 में वो एक्सपेंसेस जो है ये कवर्ड होता है, ठीक है। तो इससे आप इनकम कम करो तो आपका टोटल इनकम आ जाएगा। जैसे ही टोटल इनकम आए उस पर स्लैब रेट लगा देना। स्लैब रेट क्या है सर, स्लैब रेट मतलब अलग अलग स्लैब्स में अलग अलग रेट होता है। जैसे ओल्ड रेजिम होता है, न्यू रेजिम होता है। आपने बजट में देखा होगा 12 लाख तक नो टैक्स, तो वो क्या हुआ, न्यू रेजिम के स्लैब्स को चेंज किया, रिबेट बढ़ा दिया। सर रिबेट क्या होता है, रिबेट आप बोल दिए, रिबेट देखो, रिबेट जो होता है दैट इज सेक्शन 87A। रिबेट मिलने के लिए आपको दोनों में से कोई एक दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। तो रिबेट क्या होता है, रिबेट मतलब क्या होता है, रिबेट मतलब डिस्काउंट। रिबेट मतलब क्या, डिस्काउंट। तो सर सबको डिस्काउंट मिलेगा क्या, नहीं, सबको डिस्काउंट नहीं मिलता इनकम टैक्स में। आपको रिबेट मिलने के लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा। कंडीशन 1, आप मस्ट बी रेसिडेंट इन इंडिया। आप मस्ट बी क्या, रेसिडेंट इन इंडिया। आपको रेसिडेंट इंडिविजुअल होना पड़ेगा। तो सर बस इंडिविजुअल ही, HUF नहीं चलेगा, नहीं HUF नहीं चलेगा, फर्म या कोई भी कैटेगरी ऑफ पर्सन नहीं चलेगा, बस रेसिडेंट इंडिविजुअल ही एलिजिबल है किसके लिए, रिबेट के लिए। दूसरा कंडीशन, इनकम जो है आपका मस्ट बी अप टू 5 लाख इन केस ऑफ न्यू रेजिम, सॉरी इन केस ऑफ ओल्ड रेजिम, एंड अगर न्यू रेजिम है तो होना चाहिए अप टू 7 लाख इन केस ऑफ न्यू रेजिम। तो सर ये 12 लाख तक नो टैक्स वाला क्या पंगा है, वो इस साल अमेंड हुआ है, वो इस साल अमेंड हुआ है। तो इस साल से जो है 12 लाख तक का जो है आपका रिबेट का लिमिट बढ़ा दिया। बट आप लोग एग्जाम में अगर पूछते हैं तो 7 लाख ही लिख के आओगे, ठीक है। 7 लाख इन केस ऑफ न्यू रेजिम आओगे, क्योंकि पता है आपको CU अपडेट नहीं करता सिलेबस को, तो जो नॉन अमेंडेड कंटेंट है वही बोलना आपको, ठीक है। तो रिबेट पाने के लिए आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा। कंडीशन 1 कि आपको मस्ट बी रेसिडेंट इंडिविजुअल, कंडीशन 2 आपका इनकम मस्ट बी अप टू 5 लाख इन केस ऑफ ओल्ड रेजिम एंड अप टू 7 लाख इन केस ऑफ न्यू रेजिम। ये होता है तो आपको रिबेट मिलेगा। कितना रिबेट मिलेगा सर, 12,500 का रिबेट मिलेगा आपको ओल्ड रेजिम में एंड 20,000 का रिबेट मिलेगा आपको न्यू रेजिम में। तो सर इतने तक का डिस्काउंट मिल जाएगा टैक्स से, आंसर इज यस, आपको मिल जाएगा इतने तक का डिस्काउंट। तो सर कंप्यूटेशन दिखाइएगा, तो देखो जो आपका स्लैब रेट पे टैक्स आया उस टैक्स से आप माइनस कर देना क्या, रिबेट, जो रिबेट आपका यहाँ पे आया है 12,500 तक का या 20,000 का, ठीक है। एंड उसके बाद जो आपका इनकम आता है आफ्टर माइनसिंग रिबेट, ये तो जनरली आएगा 0, ठीक है। उस पर हम लोग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाते हैं, टैक्स लायबिलिटी आता है। अगर रिबेट लग रहा है तो देखना हमेशा टैक्स लायबिलिटी 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। अदर देन दैट कुछ थियरी पार्ट है जो आपको जानना जरूरी है। 3 पॉइंट्स है बेसिकली, टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स मैनेजमेंट। मैं एक बार आपको फटाफट बताता हूँ कि ये होता क्या है। देखो टैक्स प्लानिंग मतलब आपको टैक्स के प्रोविजंस पता है, आप अपने इनकम को इस तरीके से प्लान कर रहे हो, ऐसा जैसे आप स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, आप अलग अलग तरीके दिखा रहे हो, जिससे क्या होगा, जिससे होगा ये कि आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो कम हो जाएगा। तो टैक्स प्लानिंग इज अ सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंसेस, यानी कि आप अपने अलग अलग फाइनेंस के सोर्सेस को देख रहे हो, इन्वेस्टमेंट के सोर्सेस को देख रहे हो, जिससे आपका टैक्स बर्डन जो है वो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये लेजिटिमेट में, यानी कि ये ऐसा नहीं है कि कुछ आप 2 नंबर का धांधली कर रहे हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप लेजिटिमेट तरीके से जो है क्या कर रहे हो, अपना टैक्सेबल इनकम कम कर रहे हो, ठीक है ना।
इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैक्स। आपको अगर टैक्स समझ ही नहीं आता है तो आप कैसे टैक्स प्लानिंग कर सकते हो? तो इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैक्स एंड वेरियस कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज सच एज सैलरी कॉम्पोजिशन, आपके प्रॉपर्टी इनकम में क्या है, लोन क्या है, अलग अलग तरीके से आप जो है अपने टैक्सेबल इनकम को कैसे कम कर सकते हो। एट द सेम टाइम रिड्यूसिंग द टैक्स लाइबिलिटी टू अ मिनिमम, यानी कि मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी आपको लेके आना है। तो आप शुरू से ही सारा प्लानिंग कर ले रहे हैं, ठीक है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हो या अर्निंग स्ट्रैटेजी हो, बोथ, ठीक है ना। तो हम लोग टैक्स प्लानिंग में क्या करते हैं, दो चीज करते हैं। एक तो अपना टैक्सेबल इनकम कम करते हैं और कोशिश करते हैं कि टैक्सेस को जितने लेट से हो सके उतना लेट से पे करें। अब सर ये जानबूझ के पेमेंट नहीं करना है, पोस्टपोन करते हैं हम लोग, अलग अलग बेनिफिट्स का फायदा उठाते हैं, जैसे सेट ऑफ का फायदा उठाते हैं, जैसे कि हम लोग अलग अलग ये जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया डिडक्शंस का फायदा उठाते हैं, ठीक है, जिससे टैक्स लाइबिलिटी हमारा क्या हो, कम हो जाए। तो मैंने जैसे आपको बोला कि हम लोग फुल एडवांटेज प्रोवाइडेड बाय द एक्ट बाय वेरियस एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस, रिबेट्स एंड रिलीफ, ये फायदा उठा के हम लोग क्या करते हैं, टैक्स प्लानिंग करते हैं। तो सर टैक्स इवेजन क्या होता है? टैक्स इवेजन मतलब होता है कि आप जो है इनकरेक्ट तरीके से अपने टैक्स लाइबिलिटी को कम करके दिखा रहे हैं। आप जो है क्या कर रहे हैं, अपने टैक्स लाइबिलिटी को कम करके दिखा रहे हैं। सर कैसे कम करके दिखा रहे हैं? देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि टैक्स, मेरे को पता है कि मेरे को जो है XYZ अमाउंट ऑफ टैक्स देना है, बट मैं दे ही नहीं रहा हूं, ठीक है, मैं दे ही नहीं रहा हूं, मेरा टैक्स लाइबिलिटी जो भी है मैं उसका पेमेंट कर ही नहीं रहा हूं, ठीक है। यानी कि मान लो मेरा सैलरी इनकम है 15 लाख का, ठीक है, और इस पे XYZ अमाउंट ऑफ TDS कटा है, बट मेरा अदर भी इनकम है, मैं ट्यूशन पढ़ा के भी महीने का लाख रुपए कमाता हूँ, बट सिंस ये कच्चे में आता है तो गवर्नमेंट को इसके बारे में पता नहीं है। गवर्नमेंट को TDS सैलरी पे कटता है तो गवर्नमेंट को पता है कि ये बंदा सैलरी इनकम अर्न कर रहा है, बट मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, कच्चे में कमा रहा हूँ, इसके बारे में गवर्नमेंट को पता नहीं है। तो जब मैं अपना ITR लगा रहा हूँ तो मैं सैलरी इनकम को तो डिस्क्लोज कर रहा हूँ, बट अपने ट्यूशन वाली इनकम जहां से मेरे को जहाँ पे मेरे को लाख रुपए पर महीने आ रहा है वो डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो है टैक्स इवेजन है, यानी कि टैक्स की चोरी, यानी कि क्या, टैक्स की चोरी। तो देखो यहाँ पे जैसे बोला हुआ है कि स्मगलिंग, जैसे कि आप बॉर्डर टैक्स, इंपोर्ट टैक्स बिना दिए जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लाते हो, ये पॉपुलरली सिगरेट्स के केस में होता है, ठीक है। फाइलिंग ऑफ इनकरेक्ट इनकम टैक्स रिटर्न, जैसे कि मैंने आपको बताया। मेंटेनिंग फेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप प्रॉफिट कमा रहे हो 10 करोड़ का, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा रहे हो 5 करोड़। यूजिंग फेक डॉक्यूमेंट्स फॉर टैक्स डिडक्शन, आप अलग अलग डिडक्शन क्लेम करने के लिए, इन्वेस्टमेंट का, इंश्योरेंस का, आप गलत पेपर बना के दिखा रहे हो। नॉट शोइंग इनकम, आप इनकम ही डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे हो, मतलब खत्म, इनकम नहीं तो डिडक्शन, इनकम नहीं तो टैक्स ही नहीं, मतलब समझ रहे हो। टैक्स इन्वेजन मतलब टैक्स की चोरी। टैक्स अवॉइडेंस मतलब आप लॉ के लूप होल्स को यूज कर रहे हो टैक्स कम करने के लिए। टैक्स मैनेजमेंट इज मैंडेटरी, ये आपको करना ही पड़ेगा। टैक्स मैनेजमेंट मतलब होता है कि सारे कॉम्प्लायंसेस को जो है मेंटेन करना है, एंड जो भी टाइमली रिटर्न्स भरना है, टैक्स रिटर्न भरने के टाइम पे इनकम डिस्क्लोज करना है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाना है जहां ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट है। तो ये सारा चीज जो है कंप्लाई करना है, जो भी टैक्स लॉज आपके कंट्री में है उसको आपको जो है कंप्लाई करना है। दिस इज कॉल्ड टैक्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो टैक्स प्लानिंग मतलब अपना इनकम, अपने इन्वेस्टमेंट, अपने खर्चों को प्लान करके जो है लेजिटिमेट तरीके से जो है कम टैक्स पेमेंट करना। टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी। टैक्स अवॉइडेंस मतलब लूप होल्स को यूटिलाइज करके टैक्स कम पे करना। टैक्स मैनेजमेंट मतलब जो गवर्नमेंट के रूल्स है टैक्स को लेके, ये सारे को जो है कंप्लाई करना, ठीक है। ये जो है हमारा कुछ इंपॉर्टेंट थियरी है जो आप लोग एक बार देख लेना, नोट्स में अटैच करवा दूंगा, आपके ग्रुप में चला जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस का समरी है, 2 मिनट में ये भी बोल लेता हूँ। देखो रेसिडेंशियल स्टेटस में 2 सेक्शन है, सेक्शन 61 है, 61C। इसमें बोलता है 182 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर आपको रहना है। अगर आप ये रहते हो तो आप क्या बन जाओगे, रेसिडेंट बन जाओगे। 61C में बोलता है आप 60 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर रह जाओ, प्लस 365 डेज और मोर फॉर प्रीसीडिंग ईयर में रह जाओ, यानी कि प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पहले के 4 साल में आपको 365 दिन में रहना है। यानी कि मान लो ये हमारा 24-25 है, 24-25 का प्रीवियस ईयर क्या हुआ, 23-24, तो 23-24 को छोड़ के उससे पिछला जो 4 साल है उसमें आपको किसी भी 365 दिन रहना है। आते जाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि प्रीवियस ईयर में 60 दिन और उससे पहले 4 साल में 365 दिन आप रहते हो, तो आप क्या बन जाओगे, रेसिडेंट बन जाओगे। तो या तो आप 61A सेटिस्फाई कर दो या तो 61C सेटिस्फाई कर दो। डेमो वीडियोस में ये इसके ऊपर सम्स भी बना हुआ है डिटेल में, ठीक है।
तो इधर ऑफ द टू आप सेटिस्फाई करोगे तो आप क्या बन जाओगे, रेसिडेंट बन जाओगे। रीजन 3 प्रकार के होते हैं, डीम्ड रेसिडेंट, ऑर्डिनरी इसका, अच्छा 6(1)(c) का कुछ एक्सेप्शंस भी होता है। एक्सेप्शन इसका क्या क्या है मैं बता देता हूँ। एक्सेप्शन तो कौन है, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए अगर कोई इंडियन बंदा जो इंडिविजुअल जाता है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए देश छोड़ के, या फिर शिप क्रू का कोई मेंबर होता है वो, या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या है डेफिनेशन, जो जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया के पार्ट थे, या फिर इंडियन सिटीजन जिनका इंडियन सिटीजन जो वैसे तो आउटसाइड इंडिया रहते हैं बट कभी कभी इंडिया आते हैं घूमने के लिए। तो ये सारे लोग जो एक्सेप्शन है 6(1)(c) के, तो 6(1)(c) के एक्सेप्शन है तो सर रेसिडेंट कैसे बनेंगे, रेसिडेंट बनेंगे 6(1)(a) को सेटिस्फाई करके, यानी कि 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर रहना पड़ेगा, तब जो है आप क्या बन जाएंगे, रेसिडेंट बन जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा लास्ट चीज है आपका लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन कि रेसिडेंट 3 तरीके का होता है। डीम्ड रेसिडेंट, इसके केस में हम लोग डेज का काउंटिंग नहीं करते, डेज काउंटिंग इररिलेवेंट। ऐसे तो आप रेसिडेंट बनते हो डेज काउंट करके, बट डीम्ड रेसिडेंट के केस में आपको दिन नहीं गिनना है, आपको देखना है कि बंदा सिटीजन ऑफ इंडिया है। मान लो एक एसएससी है जिसका नाम है रश्मि, तो रश्मि जो है वो इंडियन सिटीजन है, वो इंडिया में रहती नहीं है, इंडियन सिटीजन है बट इंडिया में नहीं रहती। कहाँ रहती है सर, वो रहती है यूके में। ठीक है, तो वो यूके में रहती है पर इंडियन सिटीजन है, और यूके में जो है उसका इनकम 16 लाख 17 लाख जो है वो पर मंथ है। ठीक है, और वो यूके में टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है ड्यू टू सर्टेन लॉज। तो सर अभी इसके केस में अगर रश्मि जो है इंडिया से कोई इनकम कमाएगी तो हम लोग क्या बोलेंगे कि रश्मि जो है अपनी डीम्ड रेसिडेंट है, यानी कि आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा। आपका इंडियन इनकम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंडियन इनकम जो है 15 लाख से ज्यादा होना पड़ेगा, एंड यू मस्ट नॉट बी लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री ड्यू टू योर रेसिडेंस। ये 3 कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हो तो आप डीम्ड रेसिडेंट बन जाओगे, और फिर आपको इंडिया के इनकम पे टैक्स देना होगा। उसके बाद हम लोग देखें कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा, बोथ। एक तो आपको किसी भी आपको प्रीवियस ईयर छोड़ के पिछले 10 साल में किसी 2 साल रेसिडेंट बनना होगा, और प्रीवियस ईयर छोड़ के पिछले 7 साल में आपको 730 डेज से ज्यादा रहना होगा। दिस इज कंडीशन 2। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनोगे। अगर दोनों में से कोई भी एक या दोनों नहीं करते हो तो नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बन जाओगे। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना हुआ है, आप जो है डेमो वीडियो 3 और डेमो वीडियो 4 देखना। तो इसके साथ जो है हमारा पहला फास्ट ट्रैक रिविजन जो है खत्म होता है। एंड मैंने जितना भी टॉपिक्स है यहाँ पे कवर कर दिया, इसका डिटेल्ड नोट्स जो है मैं आपके ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, जिससे क्या होगा कि आप एक बार रीड कर लोगे कंसेप्ट को तो चीजें जो है आपके ग्रास्प में आ जाएगी। ये टॉपिक करके जो है हम लोग एम कर रहे हैं 10 to 15 मार्क्स, हम लोग एम कर रहे हैं 10 to 15 मार्क्स, और ये सिंपल सा टॉपिक बस आप एक बार पढ़ लो तो आपको 10 से 15 मार्क्स ऐसे मिलेंगे। ठीक है, तो एक बार आप लोग बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। जो भी डाउट्स है आप ग्रुप में पूछिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए। इसके साथ जो है हम लोग आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 10 और एग्रो इनकम। ठीक है, थैंक यू, पैक अप।